Assalamu alaikum dear students. How are you today? You will be fine. I hope so. आज हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस जो कि केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 का एक छोटा सा पार्ट है और हम इसमें एक्चुअली डेंसिटी को डिराइव करेंगे कि किस तरह से आप मालूम कर सकते हैं एक आइडियल गैस की डेंसिटी को। इससे पहले जितने हमारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से वो ऑलरेडी चैनल पर मौजूद हैं, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं और लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। बहरहाल ये टॉपिक थोड़ा सा छोटा सा भी है और मज़ेदार भी है। इस टॉपिक को समझने से पहले आपके पास एक प्री नॉलेज होना चाहिए जो हम लास्ट टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूं अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, और वो क्या है, PV इज इक्वल टू NRT। और जो दूसरी अहम बात है आपको पता होनी चाहिए, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, डेंसिटी ऑफ अ गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय D इज इक्वल टू M ओवर V। इसमें एक बात याद रहे कि जो आपके पास M है वो मास ऑफ गैस है और जो V है इट इज अ वॉल्यूम ऑफ द गैस, या आप कह सकते हैं अ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द गैस। तो आपको ये दो फार्मूलाज अच्छे तरीके से आने चाहिए, यानी D इज इक्वल टू M ओवर V और दूसरा PV इज इक्वल टू NRT। इसके बाद आज की हमारी स्टोरी शुरू होनी है और वो क्या है, वो ये है कि अगर हम एक पुराना फार्मूला याद करें जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था और आपको अपनी पिछली क्लासेस से भी याद होगा, दैट फार्मूला इज द फार्मूला ऑफ मोल्स। अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, तो आप कहेंगे मास ओवर मोलर मास। अगर हम इसको सिंबॉलिकली लिखें तो ये कुछ ऐसा होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। याद रहे कि ऊपर वाला जो M है वो मास है और जो नीचे वाला M है इट इज़ अ मोलर मास ऑफ एनी गैस। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोग गलती कर लेते हैं कि किसी भी गैस का अगर मास लिखा होता है तो कभी वो क्या करते हैं, मोलर मास लिख देते हैं, कभी वो मास लिख देते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ कि मास और मोलर मास में एक्चुअली फ़र्क क्या होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक गैस है, दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड, और एक आपके पास और गैस है, इट इज ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इन दोनों का मैच लेना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हम दोनों का मैच 1000 ग्राम ले सकते हैं, किलोग्राम ले सकते हैं, ठीक है जी। ये क्या लिखा है, दैट इज अ स्मॉल m यानी मैस। ये आप किसी भी गैस का कोई भी मैच ले सकते हैं, 10, 20, 30, 2, 3, 1000, 2000, 3000, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो आपके पास बड़ा M है वो बहुत ही मखसूस है, क्योंकि बड़ा M यानी मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का हमेशा क्या होगा, 44 ही होगा, जो कि ग्राम्स में ही लिया जाता है, लेकिन हमेशा एक मोल जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का ये एक मास है। और ऑक्सीजन का क्या होगा, 16 टू ज़ा 32। तो आपके पास 32 ग्राम पर मोल, ये एक बड़ा M या मोलर मास फिक्स्ड है फॉर द ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड में C और 12, 16 टू 32, 32 प्लस 12 इज इक्वल टू 44, यानी ये हमेशा खास ही रहेगा। तो अब आपने देखा कि जो ये वाला मैस है, ये जो आप कह लें गैस का मैस है, जो कि ग्राम्स में आमतौर पे हम लेते हैं, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन मोलर मास हमेशा यकसा होता है। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि इसके अंदर गलती ना हो। अब चलते हैं हम अगली बात की तरफ। वो हमारे पास ये है कि जो हमने n की वैल्यू निकाल ली है, यही n की वैल्यू आपने पुट कर देनी है इसमें, जनरल गैस इक्वेशन में, और हम देखेंगे कि अब ये इक्वेशन किस तरह का रूप इख्तियार करती है। PV ये हमारे पास हो गया जी, PV इज इक्वल टू n की जगह पर हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, स्मॉल m ओवर कैपिटल M। तो ये हमारे पास स्मॉल m ओवर कैपिटल M। याद रहे कि आपने कोशिश कीजिए कि m के साथ ये हिस्सा लगा लीजिए, ताकि आप कहीं पर भी जल्दी में भी लिख रहे हो तो दोनों m मिक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर लोग गलती कर देते हैं और दोनों m मिक्स कर देते हैं। तो मैंने पहले भी इनको डिफ्रेंशिएट किया है और यहाँ इसको लिखने में भी डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। तो n की जगह कैपिटल यानी स्मॉल m ओवर कैपिटल M और RT एज सच ही लिखा। तो ये आपके पास एक और इक्वेशन है विच शोज द जनरल गैस इक्वेशन। अब जनरल गैस इक्वेशन को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। अब रीअरेंजमेंट के बाद क्या होगा, उसमें आपने जस्ट ये करना है कि जो आपके पास V है वह आपने स्मॉल m के नीचे ले आना है, यानी मास के नीचे, और मोलर मास को ले जाना है P के पास। तो ये बन जाएगा PM इज इक्वल टू M ओवर V R। तो बहरहाल
अब आपको ये समझ में आ गया कि यही वो हिस्सा था जो एक्चुअली मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा था, यानी m/v बराबर होता है डेंसिटी के। तो अब आप क्या करें, ये ही वाला हिस्सा यानी m/v की जगह पर d सब्स्टिट्यूट कर दें और आपके पास जब फाइनल इक्वेशन बनेगी दैट विल बी लाइक दिस। पीएम को समझ लीजिए, ये है जी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, ये प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर के सामने कौन आ रहा है जी, डेंसिटी डी और आर टी। यूं भी याद कर सकते हैं, बाजों का ये इक्वेशन आपको डायरेक्टली यूज करनी पड़ती है तो आप समझ लें कि प्राइम मिनिस्टर क्या करता है जी, पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स आमतौर पर हम उसे कहते हैं डर्टी होती है, तो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिटिक्स डर्टी है, DRT। तो ये आपने डर्टी याद कर लिया। अब आप सोचें कि जो डी है वो आपने एक साइड पे ले लेना है और बाकी सबको एक साइड पे ले जाना है। तो डी अगर यहाँ आ जाए तो RT PM के नीचे, तो ये आपके पास क्या हो गया जी, PM/RT। अब इस इक्वेशन में बड़ा ही खास मामला है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये आपने डेराइव तो कर ली, अगर आप यहाँ से अपनी कहानी शुरू करें और यहाँ पर पहुंचें तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, लेकिन आपको इसको डायरेक्टली याद करना है। तो डायरेक्टली कैसे याद करेंगे, क्योंकि बाजों का जल्दी जल्दी आंसर करना होता है, न्यूमेरिकल करने होते हैं। तो तरीकाकार ये है, आप ही समझ लें, वैसे तो आसान बात ही है कि डेंसिटी इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमें फार्मूला बताना है ना, डेंसिटी बतानी है। डेंसिटी इज इक्वल टू किसके, भाई हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऊपर होता है और रट्टा लगाने वाले लोग नीचे होते हैं। वो ये रट्टा लगाने वाले लोग कौन होते हैं भाई, रट्टा लगाने वाले लोग होते हैं जो CSS ऑफिसर होते हैं, IAS होते हैं अगर आप इंडिया में रहते हैं, और इसी तरह से जो PCS वगैरह एग्ज़ाम पास करते हैं। तो बात यह है कि जो सेक्रेटरीज होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ होती है जो एक्चुअली गवर्नमेंट को रन करती हैं, वो वही होते हैं जिनको सब पता होता है कि फ़लाँ कहाँ रहता है, शहर का नाम क्या है, उसके अंदर कौन से कैपिटल्स हैं और कौन कौन सी ज़ुबानें बोली जाती हैं, सब रट्टा लगा होता है। तो रट्टा लगाने वाले लोग नीचे और प्राइम मिनिस्टर ऊपर, उसकी सीट होती है बड़ी। तो बहरहाल ये आपने याद कर लिया PM/RT। तो डी याद रखें, डेंसिटी आमतौर पर कहते हैं भारीपन को, किसी चीज़ की भारीपन से मुराद ये है कि उसका मैस ज़्यादा हो, क्योंकि D इज इक्वल टू M/V, तो मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि डेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है प्राइम मिनिस्टर के, यानी प्राइम मिनिस्टर जिसके साथ हुआ उसका मतलब वजन भारी हो गया ना। तो बात यह है कि D इज इक्वल टू PM, यानी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के भी और M के भी। ये मैं आपको सिखाता हूँ कि कुछ हमारी बुक थोड़ा सा इसको रिलेटिवली लेती है, तो वो कैसे लेती है उसके बारे में बहस करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास D और P के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो आप बोलेंगे D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यानी अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए गैस पर तो क्या होगा भाई, आइडियल गैस पे प्रेशर बढ़ाने से जितना प्रेशर बढ़ाते जाते हैं मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस कम क्लोजर, करीब करीब हो जाते हैं। जब कुछ इस करीब करीब, देखो एक बात है, समझो कि कुछ अफराद हैं, वो उनकी तादाद है कुछ खास और वो दूर दूर फैले हुए हैं किसी ग्राउंड के अंदर। तो कोई पूछता है भाई कितने लोग हैं ग्राउंड में, अब ग्राउंड तकरीबन खाली है, बस कोई का दुका आपकी नज़र में आ जाते हैं, उधर देखते हैं तो एक दो नज़र आ जाते हैं, दूर के देखते तो एक दो नज़र आ जाते हैं, लेकिन एक सिंगल सेंस में आपको थोड़े मॉलिक्यूल या थोड़े बंदे नज़र आते हैं। अब वही बंदे जो किसी ग्राउंड में बिखरे हुए थे वो सब इकट्ठे होकर एक जगह पर आ जाते हैं। तो अब क्या होगा, आप कहेंगे हाँ भाई वहाँ पे कोई झुरमट था, कोई हजूम था, या कोई आप बोल सकते हैं हाँ यहाँ ज़्यादा बंदे हैं, यानी हैं उतने ही, लेकिन क्या होता है जब वो एक जगह पे इकट्ठे करीब आ जाते हैं तो हमें ज़्यादा दिखते हैं। तो ज़्यादा मतलब उनका मैस मैस दिखता है, या आप कह लें जो उनके अंदर मैटर की मिकदार है वो आपको दिखती है। तो ये एक सिंपल सी सेंस है, अदरवाइज आप सिंपल सी बात कह सकते हैं कि अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए गैस का तो मॉलिक्यूल इतने करीब आ जाते हैं कि उनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में। क्योंकि आपने अगर कभी डेंसिटी की यूनिट देखी हो तो वो कैसे होती है, ग्राम पर DM³ या ग्राम पर CM³। CM³ या DM³ क्या है, वो आपके पास वॉल्यूम है। तो किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर जो किसी भी क्या होती है, मैस की मिकदार होती है, वही डेंसिटी होती है। तो किसी एक छोटी जगह में अगर ज़्यादा मैस आ जाए तो उसको हम डेंस बोलते हैं या ज़्यादा डेंसिटी बोलते हैं, और अगर वही मैस ज़्यादा बड़ा एरिया कवर कर ले, जैसे ग्राउंड में फैल जाए, तो हम उसको कहते हैं कि डेंसिटी कम हो गई है। तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए, तो मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है। इसके बाद हम अगला रिलेशनशिप देखते हैं D और M के दरमियान। तो क्या लगता है, D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मैस। अब खुद सोचो कि ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस है 44, ज़्यादा है ना, ऑक्सीजन का क्या है 32, तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड
अगर किसी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में हो और उसी स्पेसिफिक वॉल्यूम या कंटेनर के जिस पे जगह बराबर हो, मतलब दो कंटेनर हो, एक में कार्बन डाइऑक्साइड और एक में ऑक्सीजन भर दी जाए, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? तो आप कैसे जवाब देंगे? आप कहेंगे जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें भी यहाँ ये लग रहा है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, तो मोलर मास ज़्यादा तो डेंसिटी भी ज़्यादा। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, और आर एक कांस्टेंट वैल्यू है, इससे हम नहीं नापेंगे, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नज़र आ रहा है वैसे तो। और इसके अलावा एक बात और भी याद रहे कि अगर आपको किसी ने कह भी दिया कि भाई ये करके बताओ यही क्या मामला है, तो आप कहेंगे आर असल में क्या होता है। तो हमने जनरल गैस इक्वेशन में जब आर की फिजिकल वैल्यू पढ़ी थी, तो मैंने कहा था कि आप सोचें कि हमारे पास यहां पर एक गैस है, इस गैस का एक प्रेशर है, इस गैस का एक वॉल्यूम है, इस गैस का एक टेम्परेचर है, और ये गैस का जो तादाद है या क्वांटिटी है वो 1 मोल है। तो हम सारा कुछ यहां पे लिखते हैं। प्रेशर इस पर कितना लगा हुआ है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां लगा हुआ है? ठीक है, इसमें वॉल्यूम कितना है? वो 22.414 डीएम क्यूब है, और इस पर जो टेम्परेचर है वो 273.16 केल्विन या बोल लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब हमने ये सारी कंडीशन रख ली, ये एक था बर्नर, हमने इसे जला दिया। अब जलाने पर क्या होगा? हरारत निकलेगी। वो हरारत जब अंदर दाखिल होगी, तो अंदर दाखिल होने पर टेम्परेचर को क्या करेगी? बढ़ाएगी। हीट की एक खास मिकदार है जो क्या कर रही है? टेम्परेचर को 1 केल्विन डिग्री या 1 डिग्री केल्विन बढ़ा रही है। 273 पर था मिसाल के तौर पर, तो 274 हो गया। 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हरारत दरकार है, यही हरारत की मिकदार है, वही जो हमने अभी सीखी, 0.0821। आर असल में एनर्जी या हीट की वो खास मिकदार है जो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा सकती है। तो हीट और टेम्परेचर दोनों एक जैसी बात है, यानी हीट को नापने के लिए कौन सा पैमाना यूज करते हैं? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर लिया जाए या आर, दोनों की बात सेम होगी। फिलहाल हमारी बुक में टी के साथ इसको रिलेट किया गया, तो हम टी के साथ करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप सेम टू सेम ही है। तो डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टी। अब आप इसको जोड़ लें ऐसे कि टेम्परेचर को जोड़ दें प्रेशर के साथ। अब खुद बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मॉलिक्यूल हो गए दूर दूर। जब मॉलिक्यूल दूर दूर हुए, तो आपने क्या किया था? प्रेशर में करीब करीब किया था। तो इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। अगर वो दूर दूर हो जाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। ठीक है जी, यानी टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मॉलिक्यूल हो गए दूर दूर, फैल गए। यही कहा ना, फैल गए तो क्या हुआ? डेंसिटी कम डेंस देख रहे हैं भाई, ज्यादा जगह घेर रहे हैं, थोड़ा सा मैस, तो ये आपके पास टेम्परेचर के बढ़ाने से डेंसिटी हो गई कम। तो ये आपके पास 3 रिलेशनशिप हैं जो हमारी बुक ने भी थोड़े से लास्ट पैराग्राफ में लिखे हैं। और इसके साथ साथ अब आप बता सकते हैं कि डेंसिटी आप तभी मालूम कर सकते हैं किसी गैस की, जब आपको उस गैस पर उसका प्रेशर पता हो, उसका मैस पता हो, यानी मोलर मैस कहेंगे, और टेम्परेचर क्या है उस वक्त, और आर की वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो बात ये है कि अगर आपको ये 4 चीज़ें पता हैं आइडियल गैस की, तो आप मालूम कर सकते हैं उस गैस की डेंसिटी। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में मुझे लिख कर पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर कर दूंगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और दूसरों को ज़रूर बताएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।